सो हेलो, नमस्ते सबको। स्वागत है आपका हमारी पहली वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम करेंगे मुगल एरा। हम सब मुगल बादशाह इसमें कवर करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक। वो जो पहला मुगल बादशाह था वो था बाबर, जिसका जन्म फरगना वैली में हुआ था। ये तैमूर का बेटा था। और ये खुद मानता था कि वह चंगेज खान का वंशज है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो इसकी माँ थी वो चंगेज खान की औलादों में से एक थी, कि उनके वंशजों में से एक थी, अपनी माँ के थ्रू। जब ये बहुत छोटी सी उम्र में इसको फरगना का राजा बना दिया गया था, पर जो उज़्बेक्स थे उन्होंने इसे वहां से निकाल दिया है। वो एक बहुत लंबी कहानी है। इसने वापस जीतने की भी कोशिश की पर ये नाकाम रहा। पर जो इंडिया में लोधी साम्राज्य का राज था, उन्होंने इसको बाबर को इनवाइट किया इंडिया में कि तुम आओ और यहाँ पे लड़ो। और इसने बार बार एक्सपीडिशंस की, मतलब कि ये बार बार आता था, हमला करता था, बार बार आता था, हमला करता था, और जगह पे जीतने की कोशिश करता था। और ये अपने चौथे हमले में इंडिया में घुस गया, कि ये पूरा अंदर आने में कामयाब हो गया था। और ये जो बाबर था, ये एक तो इसको बागबानी का बहुत शौक था। बागबानी नहीं कह सकते, लेकिन इसको पागल गाने का बहुत था। इसको गार्डन बहुत पसंद। और इसने बहुत सारे गार्डन्स भी बनाए, जैसे कि आराम बाग, जिसको राम बाग भी कहा जाता है। और सबसे पुराना बाग जो इसका बनाया हुआ मौजूद है वो है बाबर गार्डन, जो अफगानिस्तान में। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और ये इसने बार बार हमले किए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और अपने चौथे हमले में ये इंडिया में आने में कामयाब रहा। पर इसको इंडिया, जो लोधी साम्राज्य के थे दौलत खान और आलम खान लोधी, जो दौलत जो दौलत खान लोधी था वो सूबेदार था पंजाब का। ये दौलत खान ये था सूबेदार ऑफ पंजाब। इसने इनवाइट किया था बाबर को इंडिया आने के लिए। और ये जो आलम खान लोधी था, ये इब्राहिम लोधी, जो इंडिया का उस टाइम का एम्परर था, उसका ये अंकल था। अंकल इब्राहिम खान लोधी का, आलम खान लोधी ये उसका अंकल था। इसने धोखा दिया उसे और वहां पे राज करने के लिए इंडिया में बुलाया। और बाबर ने मेन चार जंगें लड़ी थी इंडिया में, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोधी की इसमें हार हुई थी। फिर इसके बाद इसने खानवा में राणा सांगा को हराया, चंदेड़ी में मेदिनी राय को, और घाघरा में अफगान और सुल्तान के बंगाल दोनों को। और ये जो बैटल ऑफ घाघरा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैटल ऑफ घाघरा इतिहास में हमारे भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें जंग पानी और जमीन दोनों पर इकट्ठी हुई थी। कि नेवल वॉर भी हुई थी और लैंड वॉर भी हुई थी। और बाबर जो था वो पहला ऐसा आदमी था जिसने इंडिया की लड़ाई में गन पाउडर और आर्टिलरी यूज की थी। और इसने इंडिया में तुगलामा और फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया था। और ये जो तुगलामा और फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम है, ये है क्या? तुगलामा और फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम है कि जैसे हम सिपाहियों को कैसे अरेंज करें कि वो बेटर बेटर तरीके से वॉर में परफॉर्म कर सकें। और ये ही पहला आदमी था जिसने गन पाउडर और आर्टिलरी यूज की थी इंडिया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाबर था, इसने घुड़सवारी थी वो तुर्किश लोगों से सीखी थी, यानी कि तुर्कों से।
और गन फायरिंग ईरान के लोगों से बंदूक चलाना। और इसने अपनी बायोग्राफी थी वो खुद लिखी थी, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, तुजुक बाबरी और बाबरनामा। और इस और इसने दो पोइम थी जो एंथोलॉजीज, उनको कंपाइल किया था, दीवान और मूबियाना, मूबियां, दीवान एंड मूबियान। ये हैं टू पोइम्स ऑफ एंथोलॉजीज, टू पोइम्स ऑफ एंथोलॉजीज। और ये रियजाल ई उजाज, ये लेटर्स हैं बाबर के जो उनकी कलेक्शन है। हाँ जी। अब इसकी बाबर की जो पसंदीदा दो गेम्स थी, गजीफा और इश्कबाजी। गजीफा है होता है, जो गजीफा है ये है हमारे ताश यानी कि कार्ड्स। ये बाबर को खेलने बहुत पसंद थे। और इश्कबाजी यानी कि कबूतरबाजी। कबूतरबाजी वो नहीं जो अक्सर आप लोग अपने स्टेट में या लोकल देखते होंगे, जो लोग गाँव के हैं उनको तो पता होगा। पर ये थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे कि पिजन फाइट, जिसमें कबूतरों की लड़ाई होती थी, यानी कि उड़ने का कंपटीशन नहीं, कबूतरों की लड़ाई। ये अब इंडिया में बैन है सरकार की तरफ से। इसके डेवलपमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको बाग बहुत पसंद थे, इसने आराम बाग की डेवलपमेंट कराई। और इसको राम बाग भी कहा जाता है, ये ताजमहल से थोड़ी ही दूर है। और इसने दो मस्जिदों का निर्माण भी करवाया, जो है जमा मस्जिद एंड कबूल बाग मस्जिद। और इसकी जो मौत थी वो आगरा में हुई थी 26 दिसंबर 1530 में। इसको पहले तो आराम बाग आगरा में दफनाया गया, बाद में इसके शव वहां से निकाल के इसको काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। और हाँ, आप एक बात जरूर याद रखना, जो ज्यादातर मुगल बादशाह थे ये ओपियम के एडिक्टेड थे, जिसके कारण एक इनके राजा की मौत भी हुई, जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, बाबर ने खुद को काबुल में टाइटल दिया था बादशाह का। काबुल में टाइटल दिया था बादशाह का, बादशाह का नहीं, बादशाह का, कंफ्यूज मत होना। और जो बाघ शब्द है, बाघ, ये हमारी संस्कृति का नहीं है, ये तुर्किश भाषा का, यानी कि तुर्कों का शब्द है ये बाघ। और फिर इसके बाद आए हुमायूं, जैसे कि आपको पता होगा, हुमायूं था जो, इसने बहुत समय राज नहीं किया। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। इसको बीच में से शेरशाह सूरी ने भगा दिया था। और ये था बहुत ही, हम कह सकते हैं, अफीमची आदमी, अफीम का आदी था। जैसे कि इनका जो त्रिमूर्त ट्रेडिशन था, इनके रीति रिवाजों के हिसाब से इसको, ये सबसे बड़ा बेटा होने के कारण इसको इसको जो था बाबर का इन इनहेरिटेंस में मेन बना ये। इसको इसको ज्यादातर पावर्स मिली, पर इसको जो था अपनी संपत्ति थी वो सभी भाइयों में बांटनी पड़ी, अपने और चार भाइयों में। सुलेमान जो था वो इनका कजन था। जैसे कि कामरान, हिंदान, हाल और अस्करी। कामरान को काबुल और कंधार, हिंदाल को अलवर और मेवात, अस, अस्कारी को संभाल, सुलेमान को बदाकाशन। ये इनका कजन था, हुमायूं का और इन तीनों का। और ये तीनों सगे भाई थे हुमायूं के। इसने दिल्ली के पास ही तीन पनाह नाम का शहर बसा दिया था, जिसको ये अपना सेकंड कैपिटल कहता था। और बाबर ने इसको एक आदमी से सावधान रहने के लिए बताया था, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने एक ये ये पहले बाबर की सेना में था। शेर शाह सूरी, इसने पहले एक जंग बाबर के साथ लड़ी, फिर एक उसके खिलाफ, जानने के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट कह सकते हैं, स्मार्ट था। उसने उसके साथ भी लड़के देखा और उसके विरुद्ध भी। और उसने एक्सपीरियंस किया कि कैसे। पर हुमायूं था, हुमायूं ने बाबर की बात पर इतनी गौर नहीं की, इसलिए इसको भुगतना पड़ा।
और इसको एंड में इंडिया यानी भारत उस समय का छोड़ के भागना पड़ा। पहले तो ये 1539 में चौसा की जंग लड़ गया, ह- जंग लड़ गया उसके साथ और हार गया बुरी तरह से। फिर अगले ही साल 1540 में बैटल ऑफ बिलीग्राम, जिसको जो कि कनौज में हुआ था, वहां पर भी ये हार गया और इसे इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। और इसने फिर जाके शरण ली यानी कि रिफ्यूज ली पर्सिया के सफाविद एम्पायर में। यहाँ का राजा था शाह तमअस। और वहां पे वह ये 15 साल रहा यहाँ पे। इसने हमीदा बानो बेगम के साथ शादी भी की और इसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अकबर। खैर, अकबर का जन्म तो पर्शिया में नहीं हुआ था, पर हमीदा बानो बेगम का बेटा था अकबर। पर जब 1554 में शेरशाह सूरी की डेथ हुई, तो हुमायूं ने सोचा कम बैक कर लिया जाए, क्योंकि शेरशाह सूरी के जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो इतनी कुछ खास ताकतवर नहीं थी, दिमाग वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से तो कुछ जीता नहीं था। तो वो उनको हुमायूं से हारना पड़ा। हुमायूं को मदद करी थी उसके खास दोस्त शाह तमाफ्स ने, जिसकी मदद से उसने पर्शिया से सेना सेना मांगी और कंधार को पहले जीता और वहां पे काबुल के एरिया में अपना कंट्रोल जमाया। फिर उसने सिकंदर सूरी को हराया और आगरा और दिल्ली में अपना कब्जा कर लिया 1555 में। और 1556 में इसने एक शेर मंडल नाम की लाइब्रेरी बनाई थी। और ये लाइब्रेरी, ये किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये ओपियम यानी अफीम के भी एडिक्टेड थे। इस अफीम के नशे में ये किताबें पढ़ रहा था, वहां से सीढ़ियों से ये फिसल गया और वहां से गिरकर इसकी मौत हो गई। इसकी मौत का एक मेन कारण था इसका नशा, जिसके कारण ये गिरा वहां से शेर मंडल की सीढ़ियों से। शेर मंडल, याद रखना, एक लाइब्रेरी थी जो इसने बनवाई थी, और वहां से ये गिरा जिसके कारण इसकी मौत हो गई। हमीदा बानो बेगम, जो कि इसकी वाइफ थी, उसने इसका मकबरा बनाया जिसको हुमायूं टॉम कहा जाता है। ये इसकी वाइफ थी जिसने इसका मकबरा बनाया, जिसको जो कि ताजमहल के पास ही है, और इसको सक्सेसर ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है। और गुलबदान बेगम ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, हुमायूं नामा। गुलबदान बेगम इनकी सिस्टर थी हुमायूं की। और फिर हम अकबर पे जाने से पहले हम इसके बीच में जो राज हुआ था शेर शाह सूरी यानी कि सूरी डायनेस्टी, उसकी भी बात करेंगे। शेर शाह सूरी सूरी की सूर एम्पायर, जो कि 1540 से 1555 तक की चला। शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान। इसका जन्म सासाराम बिहार में हुआ था। ये एथनिक पश्तून था। और सॉरी, इसके जो फादर थे वो जगीरदार थे जौनपुर के, हसन खान। ये जिनका नाम हसन खान था, ये बिहार में है, ये जगह सासाराम। तो इसका नाम शेर खान इसलिए मोहम्मद बाहर ने रखा था, इसलिए क्योंकि ये शेर का शिकार कर सक इन्होंने शेर का शिकार कर दिया था और इनमें जान बहुत ज्यादा थी। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बाबर की आर्मी में जागीरदार थे। फिर ये कमांडर बने उनकी आर्मी के, पर लास्ट तक वो बंगाल के गवर्नर बन चुका था ये। हुमायूं के हुमायूं को युद्ध में हराने के बाद और उसको इंडिया से भगाने के बाद, इसने सारा जो उसने अपना सेकंड कैपिटल बनाया था दीनपना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और शेर शाही बनाया पुराना किला यानी कि ओल्ड फोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार सवाल आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये खिलजी का चेहरा और दाग सिस्टम यूज करता था। इसने गाजी सिकंदरी यूज किया था। ये एक मेजरमेंट टूल है, मेजरमेंट टर्म है। इसने
ये बहुत ही ज्यादा मेन चीज है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीघा का एरिया 360 स्क्वायर यार्ड्स है, जो कि आज तक इंडिया के अप्रोक्स बहुत सारे हिस्सों में फॉलो किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार। और इसने दो सिक्के भी बनाए थे। और इसने दो सिक्के भी बनाए थे। एक सिल्वर का कॉइन था, एक कॉपर का, यानी चांदी और तांबे का। जो सिल्वर का कॉइन था उसका नाम तो इसने रखा था रुपया। और जो कॉपर का कॉइन था, इसका नाम जिसको पता है वो कमेंट में लिखे, और जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। इसका कॉपर के कॉइन का नाम इसने रखा था दाम। और इसने पत्ता सिस्टम, कबूलियत सिस्टम और मार्शल टैक्स और जिब्रन प्रथा शुरू की थी। पत्ता सिस्टम जो था, इसमें जो था डिटेल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड रिजल्ट, की जो जमीन है। सो इसने इंट्रोड्यूस किया था पत्ता सिस्टम, जिसमें डिटेल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड उसके रिजल्ट्स, मतलब कि एक जमीन कि किसके पास कितनी जमीन है और उसका क्या आउटपुट है, कि उससे कितनी फसल होती है। इसको पता सिस्टम कहा जाता था। और कबूलियत सिस्टम था, इससे ये फार्मर से एक एग्रीमेंट साइन करवा लेता था कि आपको ये कबूल है, जो कि इसके नाम से जाहिर होता है, जो कि एक टैक्स टैक्स कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं हम। ये एक टैक्स कॉन्ट्रैक्ट था। और मासिलान टैक्स था, टैक्स फाइलिंग कॉस्ट, जैसे कि अगर एक आदमी टैक्स कलेक्ट करने आएगा तो उसका खर्चा बहुत पड़ेगा। वो सभी गांव में जाकर टैक्स कलेक्ट करेगा। पहले एक आदमी अपॉइंट करना पड़ेगा, वो एक एरिया से टैक्स कलेक्ट करेगा, अलग अलग जगह जाएगा, तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आप सब लोग खुद टैक्स जमा कराने आ जाएं, और जो खर्चा होगा वो सभी लोगों पे डिवाइड करके डाल दिया जाएगा। और मासिलान टैक्स था जो, इसको हम आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये टैक्स फाइलिंग कॉस्ट से रिलेटेड था। और जो जबरयान सिस्टम था, ये आज के मॉडर्न समय का हम पटवारी सिस्टम कह सकते हैं। जो लोग रूरल एरिया से हैं उनको इस चीज के बारे में बेटर पता होगा। ये एक तरह का सर्वे टैक्स था, कि किसके पास कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ पर है, उपजाऊ है, बंजर है। और इसकी एक और इस और अब हम आते हैं इसकी डेवलपमेंट पर। इसने पोस्ट सिस्टम था उसको बहुत स्ट्रेंथन कर दिया था, कि अगर एक जगह से संदेशा दूसरी तरफ ले जाना है तो बहुत ही ज्यादा बेटर कर दिया था इसने। और इसने सड़के आजम, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने किला एक कुआं, वो पुराना किला, मस्जिद, रोहतास फोर्ट और शेरशाह सूरी की मस्जिद बनवाई थी। और इसने शेरशाह सूरी मस्जिद बनाई थी अपने नाम पर। और इसका जो इसका टॉम्ब है वो सासाराम बिहार में सिचुएटेड है। इसके बाद आए थे इस्लाम शाह सूरी, और फिर आए थे सिकंदर सूरी, जो कि बैटल ऑफ माछीवाड़ा में हार गए थे।
इसके एक्सपेडिशन यानी कि इसके हमले और इसने अपना साम्राज्य कहाँ तक बढ़ाया। बैटल ऑफ सूरजगढ़, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान सिंध मड़वा मारवाड़। इसने सूरजगढ़ की जंग जीती, पंजाब पे अपना कब्जा जमाया, मुल्तान सिंध और मारवाड़ पर भी। और जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई ही है, इसके जाने के बाद ये दोनों जो रूलर्स थे वो कुछ खास ताकतवर नहीं थे। और जो सिकंदर सूरी था वो माछीवाड़ा की जंग में, ये माछीवाड़ा है, ये पंजाब में सिचुएटेड है, पंजाब में आता है। और यहाँ पर ये जंग में हार गया था। और नेक्स्ट है अकबर। जब आता है अकबर आता है, ये हुमायूं का बेटा था। इसका जन्म उमरकोट में हुआ था 1542 में। और 1556 में ये कलानौर में इसको राजा बना दिया गया था। पर हुमायूं जब हुमायूं की डेथ हुई तब ये बहुत ही छोटी उम्र का था। तो ये खुद तो सारे फैसले ले नहीं सकता था। इसलिए बैरम खान इसका रेजेंट था, यानी कि इसके बिहाफ पे सारे फैसले बैरम खान लेता लेता था। इसको अकबर ने वकील सल्तनत का टाइटल भी दिया था। राइटिंग को अवॉइड कीजिए, मैं माफी चाहता हूँ अपनी गंदी हैंड राइटिंग के लिए। और इसको एक टाइटल भी दिया गया था, अशेर सैनी। और इसने सबसे पहला काम क्या किया, अपना जो कैपिटल था उसको लाहौर से फतेहपुर सीकरी में चेंज कर दिया। इसने फिर से अपने कैपिटल को फतेहपुर सीकरी से लाहौर किया, फिर लाहौर से आगरा ले गया एट लास्ट। जो अकबर था ये हम कह सकते हैं ये एक सेकुलर राजा था। और हमें इसे एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर्स। और अब हम आते हैं अकबर की जंगों में, जंगों की बात करते हैं। अकबर ने कौन सी जंगें लड़ी। देखिए अकबर जो था इसने ज्यादातर अपने पहले वर्ष जो थे बैरम खान की रेजेंसी के अंडर ही निकाले थे। बैरम खान को इसने एक और नाम दिया था, वो था खान बाबा। प्लीज नोट कर लीजिए। और इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वॉर वॉर्स यानी जंगें और एक्सपीडिशंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने उनको खासकर उनका साल याद रखना है। बैटल ऑफ पानीपत, जो दूसरा था मेवाड़, गुजरात और हल्दी घाटी। और जो गुजरात था, गुजरात में अकबर के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट हो गया था। और उस रिवॉल्ट के बाद ही इसने उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के बाद इसने बुलंद दरवाजा बनाया था अपनी गुजरात की विक्ट्री के ऊपर। जो बुलंद दरवाजा है वो एंट्री है फतेहपुर सिकरी की। और फतेहपुर सिकरी एक शहर है जो अकबर ने बसाया था। और हल्दी घाटी बैटल के बारे में भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो आप नोट कर लीजिए। हल्दी घाटी बैटल जो था उसको लड़ने ये खुद नहीं गया था, उसके लिए इसने राजा मान सिंह को भेजा था। और ये जंग हुई किसके साथ थी, राजा मान सिंह की ये जंग हुई थी राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़। मेवाड़ जिसमें राजा मान सिंह जीते थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत चुका था। और इसने कचावा प्रिंसेस हरखाबाई से शादी की थी, जो राजा भरमल की बेटी थी। और उनको इसने टाइटल दिया था, यानी पद दिया था, मरियम उस जमानी, यानी कि जोधाबाई। एक सीरियल भी आता था, आप सबने ज्यादातर बच्चों ने तो देखा ही होगा। इसने हरमदल की फॉर्मेशन की थी। हरमदल जो था इसमें ये एक औरतों का बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं औरत का डोमिनेंस वाला। और हरमदल को हम कह सकते हैं कि इस और हरमदल को मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे समझाना चाहूंगा। हरमदल जो था, हरमदल
हरमदल। और हरमदल को मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे समझाना चाहूंगा। हरमदल का एक और नाम था जिसको कहा जाता था पेटिकोट सभा, क्योंकि इसमें सिर्फ औरतें थी। पेटिकोट सभा में जो औरतें थीं उनका नाम आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये बहुत ही जरूरी है। रुकैया बेगम। रुकैया बेगम। महा महामाया। ये जो थी ये दाई थी, दाई माँ अकबर की। और हमीदा बेगम इनकी माता जी। क्या हो गया पेन को? और इन सब से मिलके बना था हरमदल, जो लेटर अकबर ने डिमोलिश कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। इसने अनाउंसमेंट ऑफ मजहर की थी, जिसमें इसने मौलवियों के ऊपर कंट्रोल रखा था। और इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि जब अकबर ने कुछ फैसले जो थे जो सेकुलर लिए थे, इनसे मौलवी कुछ से थे जो भड़क उठे और इन्होंने फतवा जारी कर दिया अकबर के लिए। होना क्या था, अकबर राजा था। अकबर बोला तुम कौन होते हो हमें फतवा जारी करने वाले? और इनको भगा दिया, बोला हट जाओ बे। और ना तो अगली सुबह वो मौलवी मिले, ना उनका फतवा। और फिर होना क्या था, इसने मजहर की अनाउंसमेंट की, जिसके कारण सभी मौलवियों को इसने अपने काबू में रखा। और सुलाह कूल था ऑल पीस, कि सभी लोग शांति बना के रखेंगे। और इसने जोर का दर्शन बनाया। जोर का दर्शन था जिसमें जो औरतें थी वो ऊपर से कोर्ट देखती, क्योंकि इस एक तो इसकी शादी बहुत हुई थी। इसकी बीवियों ने से कहा आप लोग तो अपना मनोरंजन है जो कोर्ट में कर लेते, डांस वगैरह देखते, हमारा तो कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही नहीं है। तो इसमें कोर्ट के ऊपर जो जगह बनी होती है वहां से इसमें औरतों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई, जो ऊपर से सारा कोर्ट पे एंजॉयमेंट वगैरह करती थी अपना। और उसका नाम रख दिया जो प्रदर्शन। और फिर इसने जारी किया तुलादान। तुलादान जो था, तुलादान में इसको गोल्ड और सिल्वर में जोका जाता था इसके बर्थडे वाले दिन। और इसने एक राम सिया कॉइन, जो राम और सिया जी के नाम पे चलता था, वो भी चालू किया था अपनी बीवी के कहने पे। इसने दीन दिलाई यानी तौहीद दिलाई अपना एक रिलीजन भी शुरू किया था। और क्योंकि इसको एक वहम हो गया था कि ये खुद ही भगवान है, और अपना धर्म शुरू कर लिया था। कई इतिहासकार इसको अकबर की सबसे बड़ी भूल भी मानते हैं। इसने खुद एक दीन इलाही धर्म शुरू किया, खुद उसका राजा, यानी हम कह सकते हैं खुद भगवान बन गया। राजा तो वो था ही। और फिर इसने इलाही संघर्ष शुरू किया, तो एक देखिए कैलेंडर था। इसको ऊपर लिख देता हूँ। और इसने इलाही गज, जो कि एक मेजरमेंट टर्म थी, जिसको हम यार्ड कहते हैं आज के मॉडर्न समय में, इसने इलाही गज शुरू किया था। और इसने जब्ती प्रथा भी शुरू की थी, जो कि लोन रिपेमेंट सिस्टम था। लोन रिपेमेंट सिस्टम और मनसबदारी, तो आपको पता ही है। एक आदमी को एक अथॉरिटी दी जाती थी कि तुम्हारे पास इतनी जगह का मनसाब है, आपने कि वहां से टैक्स कलेक्ट करना है। और 10 साल प्रथा भी इसने ही शुरू की थी। इसमें एक टैक्स कलेक्ट किया जाता था। पर
जो मनसबदारी सिस्टम था वो भी अकबर ने शुरू किया था। इसमें जो था ये ये एक टर्म थी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, जिसमें लोगों को रैंक दिए जाते थे, आर्मी दिए जाते थे, घोड़े वगैरह भी दिए जाते थे। इसको आप लिख सकते हैं मिलिट्री, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म। और जो 10 साल और फिर इसने शुरू की थी 10 साल प्रथा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो 10 साल प्रथा थी, ये एक लैंड टैक्सेशन सिस्टम था। इसको अकबर ने इम्प्लीमेंट किया था, पर ये तैयार जो किया गया था वो टोडरमल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। अब हम आते हैं जो रीति रिवाज अकबर ने बैन कर दिए थे, जजिया टैक्स, जो कि नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था, टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। और इसने काउ स्लॉटर यानी कि गौ हत्या भी बंद कर दी थी, और पिलग्रिमेज टैक्स यानी कि तीर्थ यात्रा वाला टैक्स, अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी है वो इसने बंद कर दी थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यात्रा, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और हरमदर्द जो कि मैंने आपको बताया था, तो इसने शुरू किया था। इसमें इसकी दाई माँ माँ और इसकी बीवियां थी, जो कि कुछ अथॉरिटेटिव पार्ट्स में भी अपने इंटरफेरेंस करने लगी थी, जो बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इसके राज करने में परेशानियां खड़ी कर रहे थे, इसलिए इसने खुद ही उसको बैन कर दिया था। और इबादत खाना इसने शुरू भी किया था, बंद भी किया था। इबादत खाना जो था एक जगह थी जिसमें प्रेयर सिस्टम, जिसमें प्रेयर होती थी, हम इसको कह सकते हैं प्रेयर रूम। पहले तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, फिर ये हिंदूज के लिए भी शुरू कर दिया गया, फिर सभी लोग करने लगे। फिर जब आपको पता है बहुत ज्यादा रिलीजियस लोग एक जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते, फिर वहां पे लड़ाइयाँ होने लगी, डिबेट्स होने लगी। ये लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा था, इसलिए इसने इसको शुरू भी इसने किया और बंद भी इसने किया। और इसने एक हद तक सती रोकने रथ सती रोकने की भी कोशिश की थी, पर ये फेल हो गया। अब हम आते हैं अकबर के डेवलपमेंट्स पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने मरीन महल बनाया, जो कि अब हम आते हैं इसकी डेवलपमेंट्स पर। इस हाँ, चंगा। अब हम आते हैं इसकी डेवलपमेंट्स पर। इसने मरीन महल बनाया, सलीम महल, जो कि इसके बेटे के नाम पर था। अब हम आते हैं इसकी डेवलपमेंट्स पर। इसने जो जो महल बनाए, इसने मरीन महल बनाया, सलीम महल बनाया और जोधा महल बनाया। जोधा महल तो आपको पता है इनकी बीवी का नाम था, और सलीम जो था वो इनके बेटे जहांगीर का नाम था। और ये इन्होंने जहांगीर के लिए बनाया था। जहांगीर को ये प्यार से सलीम भी कहते थे और सेखू बाबा भी कहते थे।
ये सलीम महल था, इन्होंने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था, क्योंकि जहांगीर को ये प्यार से सलीम भी कहते थे। और जहांगीर को ये एक और नाम से बुलाते थे, ये था शेखू बाबा। और इनका जो नाम था, इन्होंने सलीम चिटसी से लिया था, जिनसे ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए इन्होंने अपने बेटे को भी प्यार से ये सलीम कहते थे। इन्होंने टीपू सुल्तान का मकबरा बनाया, सलीम चिश्ती का भी मकबरा बनाया, और इन्होंने एक शहर बनाया फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इनका बसाया हुआ शहर है, और इनका बनाया हुआ शहर है। और बुलंद दरवाजा इन्होंने गुजरात पे अपनी जीत के लिए, जीत के बाद बनाया था। ये जो बुलंद दरवाजा है, ये एंट्री गेट है फतेहपुर सिकरी का। और इन्होंने 4 किले बनाए: आगरा, इलाहाबाद, अटक और लाहौर। अब हम आते हैं अदर मिसलेनियस पॉइंट्स पर, जो कि बीरबल बहुत ही ज्यादा फनी कह सकते हैं हम, और इतिहास में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला, इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला आदमी, जिसका असली नाम मेजदार था। इसको अकबर ने ब्रह्म कवि का टाइटल दिया था। फैजी को इन्होंने, फैजी को कविराज का, तानसेन कंठाभरम पन्नी विलास, हरिविजय सूरी को जगत गुरु, जिन प्रभा सूरी को युग प्रधान, भरमल को एरोल उमड़ा। जो भरमल थे, वो इनकी जो वाइफ थी जोधाबाई, उनके भाई थे ये। इनको इन्होंने नाम दिया था एरुल उमरा। बैरम खान को वकील सल्तनत। और जो इनकी माता थी मीता बानो बेगम। और जो इनके माता थे मीता बानो बेगम, उनको ये प्यार से मरियम कहते थे। और जोधाबाई इनकी जो पत्नी थी, उनको ये प्यार से हक्का बाई और हीर कुंवर भी कहते थे। और जो अब्दुल फैजद थे, उन्होंने लास्ट हिस्सा था जो अकबरनामा यानी कि आईन अकबरी का लास्ट हिस्सा, जिसको कहते हैं आईन अकबरी, वो लिखा था। और इनका जो मकबरा है, और इनकी जो मौत है, वो सिकंदरा। और इनकी जो बायोग्राफी है अकबरनामा, उसका जो लास्ट पार्ट है आईन अकबरी, वो लिखा था अब्दुल फैजद ने। और जो अब्दुल फैजद है, वो जो फैजी हैं उनके भाई हैं। देखिए यहाँ पर जो है, फैजी, ये रहे फैजी, जिनको इन्होंने कविराज का टाइटल दिया था। ये दोनों अब्दुल फैजद और फैजी यानी कविराज, दोनों आपस में भाई। और तुलसीदास थे, वो उनके कंटेम्परेरी थे। अगर आप कंटेम्परेरी का मतलब नहीं पता, वो होता है सेम टाइम पे होने वाले जो लोग। जैसे कि आप, जैसे कि बाबर के टाइम पे जो बाबर के कंटेम्परेरी थे, वो थे गुरु नानक देव जी। यानी कि कंटेम्परेरी होता है जो दो आदमी सेम समय समय पर जिंदा हो। और इसकी मौत के बाद इसको सिकंदरा में दफनाया गया। और इसके जो इनहेरिटेंस के मालिक थे, वो थे जहांगीर, जो कि अकबर और जोधाबाई के बेटे थे। और ये जो जहांगीर था, ये बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं अय्याश किस्म का आदमी था। इसकी पहली शादी हुई 14 साल की उम्र में मान बाई के साथ, जिससे इसको बेटा हुआ खुसरो, जिसने आगे जाकर जहांगीर से बगावत भी कर दी। और फिर इनकी दूसरी शादी हुई जगत गुसाई से, जिनसे इनको बेटा हुआ खुर्रम। अब हम आते हैं जहांगीर पर, जो कि अकबर और जोधाबाई के बेटे थे, जो कि अकबर के सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने वाले बच्चे थे। यही सिर्फ एक बच्चा था जो अकबर का जिंदा था। ये बहुत ही ज्यादा कला को प्यार करता था।
और ये बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म का आदमी था। ये इसको बचपन में छोटा सलीम और सेकू बाबू किया जाता था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब्दुल रहीम खान ए खाना जो थे इनके टीचर थे। खैर उस पे हम बाद में आते हैं। 14 साल की उम्र में मानबाई से शादी की, और खुसरो जो था इनका बेटा था, जिसने आगे जाके इनसे इससे जहांगीर से रिवॉल्ट भी किया। और फिर इसकी शादी हुई जगत गोसाई से। और हाँ, जो मानबाई थी उसने इसकी बुरी आदतें, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा नशेड़ी था, इसकी नशे की आदत की वजह से इसने मान भाई ने सुसाइड भी कर लिया। और सुसाइड कर लिया, इसने बोला अपनी तो मर्जी, मुझे अपनी ऐश। इसने नई शादी की जगत गुसाई से, जिससे इनको एक बेटा हुआ खुर्रम, जिसका आगे जाकर नाम पड़ा शाहजहान। याद रखिएगा, ये इनकी दूसरी बार घरवाली के बेटे थे। और फिर इन्होंने तीसरी शादी भी की साहिबा जमाल से, जिससे इनको एक बेटा हुआ, उसका नाम था परवेज। और फिर एक लड़की से शादी नहीं की, उसके साथ लिव इन में थे, यानी कि बिना शादी के रहे, शहरयार से। और उनको और उनसे इनको एक बेटा हुआ शहरयार। शहरिया इनकी जो था, हम कह सकते हैं रखेल का बेटा था शहरयार, शहरयार का। फिर इन्होंने एक और शादी की, महरून निशान, जो कि शेर अफगान की घरवाली थी, जो कि इनका एक सिपाही था। और इनका शेर अफगानी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार शिकार खेलने गए थे, और शिकार खेलते समय जहांगीर पर शेर ने हमला कर दिया, और शेर अफगानी ने इनको उनसे बचाया था, लॉयन से। इसलिए इनका नाम शेर अफगान या शेर खान पड़ गया। और कुछ और इसलिए और इसका नाम शेर अफगान पड़ गया। और फिर उसके बाद और इसका नाम शेर अफगान पड़ गया, पर इसकी किसी कारण से आगे जाकर मौत हो गई। और इसकी जो बीवी थी महरुन निशान, जिसका बाद में नाम इसने नूर महल रखा, महरुन निशान इसकी बीवी थी, और इनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम था लाडली बेगम। और इसकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम था लाडली बेगम। और इन जब और जब शेर अफगानी की मौत हो गई, तो इनकी जो सिपाही थे वो आए जहांगीर के पास और बोले कि शेर खान तो मर गया, उसका ऐसे ऐसे परिवार है, हम क्या करें। तो इन्होंने कहा कि अरे मैं क्या करूं, अगर मर गए, इसमें मेरा क्या लेना देना। तो उसके बाद तो फिर जो सिपाही बोलते रहे, कानाफूसी करते रहे। तो उन्होंने जो ये मेहरुन निशान थी शेर खान की बीवी, उसको इनकी माँ जोधाबाई की जोधाबाई की सेवा में लगा दिया, और अपने पास महल में नौकरी के लिए रख लिया। और एक बार क्या था, दावत थी, और दावत में इन्होंने देखा महरुन निशान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और सब बहुत ही ज्यादा महरुन निशान खूबसूरत थी। और उन्होंने कहा कि अरे वाह, एक और शादी कर ली जाए। उन्होंने शादी कर ली महरुन निशान से, और उसका नाम रख दिया नूर महल। और ये जो नूर महल है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। और इसके जो माँ थी उसका नाम था अस्मात बेगम, ये आपको सिर्फ याद रखना है। और इसके जो फादर थे वो थे गियास बेग। और जब इनका जब इनका शादी हो गया जहांगीर जहांगीर से, जहांगीर ने बोला अरे यार क्या नाम है गियास बेग। अपने ससुर को बोला तुम्हारा नाम रखते हैं हम इत्मादुद्दौला, तुम्हारा नाम रखेंगे शान से। और ये जो लाडली बेगम थी, इसकी शादी इन्होंने करी अपनी जो रखेल थी शहरिया, उसके शहरयार के बेटे से, यानी कि इनकी शादी होगी शहरयार से। इसका तो घर बसा दिया, इसको कर दिया साइड पे। और जब इत्मादुद्दौला की मौत हुई, नूर महल आई जहांगीर के पास, बोली मुझे अपने पापा का मकबरा बनाना है। उसने बोला एक क्या रे तू, तुझे मैंने जमीन से उठा के यहाँ पे बिठा दिया। ये जो मकबरे हैं ये बनते हैं हम बादशाह लोगों के, मुगलों के, तुम लोगों के नहीं। पर जहांगीर किसी काम से जब बाहर गया, इसने कहा ऐसे कैसे नहीं, रानी तो थी ये,
पैसे पूसे भी जमा कर रखे थे इसने चोरी वगैरह करके। और इसने अपने पापा का बना दिया मकबरा, जिसको मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। और ये पहला मकबरा था जो पूरा मार्बल का बना था, पत्थर का, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। और इसको मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। और नूरजहां को फैशन क्वीन भी कहा जाता है अपने समय की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने अत्तर बना दिया था रोज से। और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी, दोनों नशेड़ियों ने। तो बहुत बड़े नशेड़ी हैं मुगल साम्राज्य में, बाबर और जहांगीर, इन दोनों ने अपनी बायोग्राफी है जो खुद रखी है। और खुसरो था जो, इसने बगावत कर दी थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा था, ये अपने आप को हकदार समझता था, अगला मुगल राजा समझता था अपने आप को। पर इसको लगने लगा कि ये मुझे नहीं बनाएंगे, ये शाहजहां को बनाएंगे। तो इसके मन में डाउट था। ये गुरु अर्जन देव जी का भक्त, हम कह सकते हैं उपासक था। इसने गुरु अर्जन देव जी से आशीर्वाद लिया और जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। पर जहांगीर ने खुसरो को धर दबोचा, और इसलिए इन्होंने गुरु नानक देव जी को उम्र के इम्प्रिजन, यानी कि सजा में कैद कर दिया। और उसके बाद इनने गुरु अर्जन देव जी को अपने अपने त्रिमूर्त ट्रेडिशन के जरिए सजा दी। क्योंकि ये मानते थे, अगर गुरु अर्जन देव जी, यानी कि किसी भी महान आदमी को अगर हम सजा देते हैं, अगर उसका खून का एक भी कतरा जमीन पर गिर जाए, तो वो हमारी 7 पुश्तें भी तबाह कर सकता है। इसलिए इन्होंने गुरु अर्जन देव जी को बिना खून भी गुरु अर्जन देव जी को सजा दी। और दो अंग्रेज थे इनके, जो इनके राज के समय में आए, जो थे जॉन हॉकिंग्स और थॉमस रो। और जॉन हॉकिंग्स को इन्होंने टाइटल दिया था फिरंगी खान और इंग्लिश खान। फिरंगी खान और इंग्लिश खान। और ये पागल लोगों ने इसको 400 मनसाब दी कि जाओ यार करो ऐश, वैसे भी बाद में तुम लोग राज करने आओगे। और ये जो था थॉमस रो, ये था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन। उसने इसको भेजा था। और ये आया था 1615 में इंडिया में। और जॉन हॉकिंस बहुत ज़्यादा पहले आया था इससे, 1608 में। अब हम आते हैं अदर फैक्टर्स के बारे में। इसने एनिमल स्लॉटर था, वो था थर्सडे और संडे को बैन कर दिया था। थर्सडे को इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि थर्सडे के दिन ये खुद राजा बना था। उस समय का कैलेंडर अलग था, इसलिए इसने थर्सडे और संडे को बैन किया था। और संडे को जो है अकबर का जन्मदिन आता था, इसलिए इसने उस दिन किसी भी तरह की हत्या जानवरों की बंद कर दी थी। और अन्ना और निसार को जो थे कॉइन्स इसने इशू की थे। और इसके कोर्ट में शिवरात्रि और रक्षाबंधन भी मनाया जाता था। इसके एरिया को आर्टेरा कहा जाता है, क्योंकि ये कला से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये प्रभावित हुआ था, अकबर के कोर्ट में दो आदमी थे, दसवंत और बासवान, जिनसे ये प्रभावित हुआ था, दसवंत एंड बासवान। और इसने एक जंजीर आदली, यानी कि एक बेल लगवाई थी, जिसके दिन ये जिसके दिन ये और इसने एक बेल लगवाई थी, जंजीर आदली, जिसमें 39 ये थे ब्लॉक बेल्स थे, जो इसके किले के ऊपर लगे हुए थे। अगर किसी को, और ये चाहता था अगर किसी को इसके राज्य में जो इंसाफ नहीं मिल सकता, वो आए, उस घंटी को खींचे, और वो उसकी जो थी गूंज सारे किले में गूंजती थी, ये आता था और वहां पे फैसला करता था। और ये जो था, ज्यादा दारू पीने की वजह से चल बसा। और इसको शहादरा में दफनाया गया, जो कि
रावी के किनारे है और ये जगह अब पाकिस्तान में है। और इसके बाद आए शाहजहां, पर उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि इसके कोर्ट में एक था मंसूर, जो कि अपने पंछियों की पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर था। उसको इसने टाइटल दिया था नादिर उल अस्त। और एक आदमी और था जिसका नाम था अबुल हसन, सॉरी, अबुल हसन। इसको इसने दिया था नादिर उल जमा। इसके बाद आया शाहजहां। इसने अब ये उसकी दूसरी बीवी का बेटा था। जब ही ये राजा बना उसने तब ये बुंदेलखंड में इसके खिलाफ बगावत हो गई। इसने अजमात बानू यानी कि मुमताज से शादी की। ये बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी था। आप देखिए इतिहास ने इसको बना दिया कि ये सच्चा प्रेमी था। आप देखिए कौन यार, 14 बच्चे कौन सोचता है यार। आप खुद सोचिए। और इसके 14 बच्चों में थे, बच्चों में से सिर्फ 7 जिंदा थे, 7 मर चुके थे। जिसमें से 4 जो थे वो मेल थे, 4 जो थे वो 3 जो थे वो फीमेल थे। यानी कि 4 जो थे सन थे और 3 जो थी डॉटर्स थी। और इन 4 में भी सिर्फ 2 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दारा शिकोह और औरंगजेब। वैसे हम नाम सबके लिख देते हैं। दारा शिकोह, फिर आते हैं हमारे सुजा और मुराद। असल में शाहजहां के हकदार थे जो इसके बाद गद्दी के, वो दारा शिकोह थे, पर औरंगजेब ने अपनी ताकत के जोर से इनको हरा दिया था और जीत लिया था। खैर उसकी बात बाद में करते हैं। और इनके चौथे बेटे थे औरंगजेब। और इनकी जो 3 बेटियां थी उनका नाम था जहानारा, रोशनारा और हाँ गौहनारा। ये इनके बच्चे थे। इसने खुद, और ये जो था द्रुपद राग का बहुत ही ज्यादा प्रेमी था और मास्टर भी था, द्रुपद राग। और इसके और इसने जो थी गौ हत्या शुरू कर दी थी। इसने जो था, आपको मैंने बताया था ना, अकबर ने इलाही संवत शुरू किया था। इसने इलाही संवत को बंद किया और हिजरी हिजरी संवत शुरू किया, जो कि उसने उसको रिप्लेस कर रहा था। और इसने जौहर तस्लीम, यानी कि इसने सजदा, यानी कि सजदा या सिजदा कह सकते हैं हम, इसने उसको बैन करके जौहर तस्लीम शुरू कर दी थी। और पिलग्रिमेज टैक्स, यानी कि तीर्थ यात्रा पे जाने वाला टैक्स, इसने वो भी शुरू कर दिया था। और हिंदू मुस्लिम की शादी भी पे रोक लगा दी थी। और ये मैं इसकी बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। अगर ये हिंदू मुस्लिम मैरिज होती रहती तो शायद आज हमारे इतिहास में बहुत चीज़ें डिफरेंट होती और हमारे बीच में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है वो ना बोया जा रहा होता। और इसने वेटनस, चलो छोड़िए। और इसने जो कैपिटल था वो दिल्ली पे शिफ्ट कर दिया था। इसके जो कंटेम्परेरी थे जो इसके साथ भी उस समय पर जिंदा थे, सूरदास और चिंतामणि। और इसने जो वेडनेसडे था उसको जस्टिस डे डिक्लेयर कर दिया था। उस दिन ये फैसले करता था। और इसकी कंस्ट्रक्शन थी
दो नदियां बनाई थी इसने, जिसके कारण इसको फार्मर्स का फ्रेंड भी किया कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। फैजी नहर। एक है फैजी नहर और एक है नहर ए शाह। नहर ए शाह। और अगर हम बात करें नहर ए शाह की, तो इसकी जो लंबाई थी हमारे पास वो थी 16 माइल्स, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसने जो ताजमहल बनाया था वो तो हम सबको ही पता है, और इसने दो मस्जिद बनाए जो थे, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद, और अपने बाप का, ये जहांगीर का इसने मकबरा बनाया, और इसने एक शहर बसाया था शाहजहानाबाद। और इन दो नदियों के कारण इसको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है। और अब मैं ताजमहल के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ताजमहल का जो ब्लू प्रिंट था, ब्लू प्रिंट वो आया था इटली से। और दो चीज़ें अब जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक तो था आर्किटेक्ट, जिसने कि सब कुछ डिजाइन किया था, और एक होता है चीफ लेबर। जैसे कि एक तो हमारे पास होता है मिस्त्री, और एक होता है दिहाड़ीदारों के ऊपर जो सरपंच होता है उनका, वो चीफ लेबर। ये दोनों अलग थे, इनके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्किटेक्ट था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी। और जो चीफ लेबर था, ईसा खान। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, और इसके बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है। बुरी हैंडराइटिंग के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आर्किटेक्ट और चीफ लेबर, इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसने दो चीज़ें और बनाई थी, जो था बीवी का मकबरा। एक चीज़, सॉरी, जो था बीवी का मकबरा, जो कि इसकी, सॉरी सॉरी सर सर। और ताजमहल से जुड़ी हुई मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो बैड कॉपी ऑफ ताजमहल। हम्म, अब हम बात करते हैं, जैसे कि बैड कॉपी ऑफ ताजमहल किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है बीवी का मकबरा को। और बीवी के मकबरे को साउथ का ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। साउथ ताजमहल। और आपको मैं जैसे कि बता ही चुका हूँ, एतमाद उद दौला के जो टॉम था उसको हम कहते हैं मिलीन ताजमहल। और प्रीसेडर ऑफ ताजमहल जो है वो है हुमायूं का मकबरा। मैं आपको ये लिए लिख भी देता हूँ बुरी सी हैंडराइटिंग में। वो है हुमायूं टॉम्ब। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसने बनाया था मोती मस्जिद जो आगरा में है, जमा मस्जिद दिल्ली में, और जो जहांगीर का टॉम्ब भी इसने बनाया था। और इसके समय को जो कहा जाता है वो कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ मॉन्यूमेंट्स। गोल्डन पीरियड ऑफ मॉन्यूमेंट्स। इसको गोल्डन पीरियड ऑफ मॉन्यूमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने थे। और जो विदेशी इसके कोर्ट में थे, एक तो था
इटली का पीटर मुंडी और निकोलस मुंची, और फ्रांस के ट्रेवेनियर और बर्नियर। और दारा शिकोह से आने से पहले मैं अब हम बात करेंगे कि ये राज से कैसे गया। 1657 में औरंगजेब ने इसको अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। अरेस्ट एंड जेल्ड। और 1666 में इसकी जो है वो डेथ हो गई वहीं पर जेल में। और हम शाहजहां पे सॉरी औरंगजेब से जाने हम औरंगजेब पे जाने से पहले उसके बड़े भाई दारा शिकोह की कुछ अच्छी बातें और उसके बारे में जान लेते हैं। दारा शिकोह था, वो एक तरह से हकदार था असल में अगला मुगल राजा बनने के, पर औरंगजेब ने उसके साथ जंग करके उसको हरा कर वो राजा बन गया। इसने जो भगवत गीता थी और योग विशेषता, सॉरी यहाँ पे मैं कॉमा डालना भूल गया, इसको संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेटेड किया, और इसने 52 उपनिषद को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया और उसको टाइटल दिया सरी अकबरी। और इसको जो था औरंगजेब ने इसको इस्लाम का अपमान बताकर इसको सजा दी और मार दिया। जंग में जब इस औरंगजेब ने इसको पकड़ ली था तब नहीं मारा, ये इस चीज का बहाना लेकर कि इसने इस्लाम की डिसरिस्पेक्ट की है उपनिषद को ट्रांसलेट कर कर पर्शियन में, इसलिए इसका बहाना लेकर इसने इसको मार दिया। और समूहगढ़ की लड़ाई में ये हार गया था और औरंगजेब राजा बन गया था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 1657 में इसने उसको जेल कर कर 1658 में खुद को राजा घोषित कर लिया था। कॉरिनेशन कर ली थी खुद की। मेजर वॉर्स फॉर किंगशिप यानी कि जीतने के लिए धर्मत, देवराय और समूहगढ़, इन तीनों जंगों में जो था औरंगजेब जीत चुका था। और जो धर्मत का युद्ध था ये हुआ था 1658 में, देवराई का युद्ध भी हुआ था 1658 में, और समूहगढ़ 1659, जिसमें एट लास्ट इसने दारा शिकोह को कैप्चर कर दिया और मार दिया। और दारा शिकोह को मारने के बाद यानी कि समूहगढ़ के युद्ध के बाद इसने अपनी रिकोरिनेशन की कि दोबारा अपने आप को राजा घोषित किया। रिकोरिनेशन। इसने राहदारी और पानदारी टैक्स को बंद कर दिया, नवरोज जो त्योहार था उसको बंद कर दिया, और डांस और सिंगिंग को भी। इसने वैसे नहीं था कि सबको बैन बैन कर दिया, ये खुद वीणा प्लेयर था। वीणा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये उसका बहुत ही ज्यादा शौकीन था। ये खुद वीणा प्लेयर था। इसने बड़े जो थे धमाकेदार या शोर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स उनको बैन कर दिया था, जैसे कि ढोल और नगाड़ा। और इसने रंगीन कपड़ों पे बैन लगा दिया था। भांग की खेती यानी कि वीड, उसको बैन कर दिया था। और इसने जजिया टैक्स दोबारा से शुरू कर दिया था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। इसने दरुल हर्ब को दरुल इस्लाम में चेंज कर दिया। और जो बीवी का मकबरा था वो इसकी ही कंस्ट्रक्शन थी, जिसको बैड कॉपी ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है। और इसके खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी ने रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि ये कश्मीर के पंडितों की, ये हम कह सकते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहा था। गुरु तेग बहादुर जी ने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, और शिवाजी के साथ तो आपको पता ही है। और इन्होंने शिवाजी को धोखे से जयपुर भवन और इन्होंने जयपुर भवन में धोखे से कैद कर लिया था कि आओ आओ हम संधि कर लेते हैं। वहां पर धोखे से बुलाकर शिवाजी को इन्होंने कैद कर लिया था। और इन्होंने जो श्री गुरु तेग बहादुर जी थे
इनको इन्होंने जो था असैसिनेट कर दिया था दिल्ली में। इनकी याद में वहाँ पर एक शीशगंज गुरुद्वारा साहिब भी बने हुए हैं। शीशगंज साहिब जो कि दिल्ली में है। और इसने अपने 12 ऑर्डर दिए थे जिसको कहा जाता है फतवाए आलमगीरी। फतवा है आलमगीरी। और ये जो 12 ऑर्डर थे यानी फतवा है आलमगीरी, इसको लिखा था शेख शेख नमाजुद्दीन। सॉरी सॉरी सॉरी। शेख नमाजुद्दीन शेख नवाजुद्दीन अहमद। शेख नवाजुद्दीन अहमद ने इसको लिखा था। और ये फतवा आलमगीरी थी। ये थी गैजेटियर ऑफ मुगल डायनेस्टी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये फतवा आलमगीरी थी गैजेटियर ऑफ मुगल एम्परर। 1707 में 1707 में इसकी थी जो डेथ हो गई थी। इसको दौलताबाद में दफनाया गया था। ये आखिरी हम स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर कह सकते हैं। इसके बाद जैसे कि अकबर सेकंड थे, जिन जिनके कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स हैं वो मैं आपको पीवाई क्यू वाली वीडियो में समझा दूंगा। बहादुर शाह जफर सेकंड थे जो कि रिवॉल्ट 1857 में आए थे। वो मैं आपको बाद में अलग वीडियो उनके ऊपर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सॉरी बिकॉज इट्स माय फर्स्ट वीडियो इफ यू माइंड एनीथिंग।